Hi Irfan, I'm a big fan of Salman Khan. ये बहुत बदकिस्मती है कि आप उसकी फैन है। सिकंदर के रिलीज के बाद सलमान खान के हर एक फैन को ऑलमोस्ट यही लग रहा है। नहीं, ये वाला वीडियो सिकंदर का रिव्यू या फिर उसका रिएक्शन वीडियो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये वाला वीडियो है सलमान खान का रिव्यू, रिवाइंड और रिमाइंड कि क्या भाईजान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्या भाईजान अपने फैंस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक्टिंग के लिए तो सलमान खान कभी जाने भी नहीं जाते थे। सलमान खान के फैंस उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना और मैग्नानिमस पर्सनैलिटी के दीवाने हैं, लेकिन अब तो अपनी फिल्मों में बेयर मिनिमम एफर्ट्स भी डालते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। और रियल लाइफ में जो उनका एक लुक है ना कि आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट केयर, I do not give a damn. यही वाला एटीट्यूड उनके फिल्मों में भी दिखाई पड़ रहा है। तो क्या सलमान खान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? क्या सलमान खान अपने फैंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं? तो आज बात करेंगे सलमान खान के डाउनफॉल की और एनालाइज करेंगे उन पॉइंट्स पर जिनके बारे में आज तक ना कभी किसी रिव्यूअर ने बात करी है और ना किसी चैनल ने। एक टाइम था जब सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो या फिर सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की ओपनिंग कर चुकी थी, लेकिन अब वही सलमान खान की मूवीज 20 करोड़ की ओपनिंग के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर एड़ियां रगड़ रही हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है। और अब 2 साल के एक लंबे गैप के बाद इस दिस इज व्हाट द ऑडियंस डिजर्व। बुरा काम करने से अच्छा के काम ही नहीं करें। दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद कब इस पर अमल करेंगे भाईजान? अब ऐसा लग रहा है कि ईद की रिलीज सलमान खान के लिए बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। और ईद पे, दिवाली पर, क्रिसमस में, क्योंकि सलमान खान ने अपने ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, क्योंकि भाईजान को फुल कॉन्फिडेंस है, चाहे मूवी जितनी घटिया हो, चाहे स्टोरी कुछ हो ना हो, लेकिन मेरी ऑडियंस मुझे देखने थिएटर पर पहुंची जाएगी और 100-200 करोड़ का बिजनेस तो आराम से हो ही जाएगा। पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। साउथ के सुपरहिट डायरेक्टर AR मुरुगदॉस, जिन्होंने गजनी जैसी सुपर ब्लॉकबस्टर दी, उनको ले आए। फ्लेवर ऑफ द सीजन रश्मिका मंदाना जो भी मूवी करती है वो हिट हो रही है, चाहे वो पुष्पा हो, छावा हो या फिर एनिमल हो, लेकिन इस बार भाईजान ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया। मतलब खुद के साथ साथ रश्मिका को भी ले डूबे। लेकिन भाईजान को अभी भी सच्चाई देखनी ही नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर बोला जाएगा सच और सिर्फ सच। तो अगर आप भाईजान के वो जबरा फैंस में से हैं जो भाईजान के खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को छोड़कर आप चले जाइए। लेकिन अगर आप उन सेंसिबल फैंस में से हैं जो सिनेमा को समझते हैं और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, या फिर आप सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं तनिश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा पैसा बर्बाद है। अबे भाई जान नहीं, पता नहीं क्या बूढ़ा जान है, तो निराश कर दिया। पैसा वापस चाहिए। डिजास्टर। बहुत ही घटिया है। तो ईद आकर चली गई और सलमान खान एक बार फिर से अपने फैंस को डिसअपॉइंट करके चले गए। लेकिन अपने फैंस और ऑडियंस को डिसअपॉइंट करने के बाद भी सलमान खान बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है, क्योंकि भाईजान जानते हैं खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसी चलेगी यार। लेकिन फिर भी आप खराब फिल्में बनाते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। व्हाट अ कॉन्फिडेंस भाईजान। सलमान खान अपने से 31 इयर्स यंगर हीरोइन का हीरो बनने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपने से छोटे एक्टर्स की तरह मेहनत वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। मतलब छोटे तो छोड़िए, इनफैक्ट बॉबी देओल हु इज ऑलमोस्ट सलमान खान्स एज, उनका जो उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया एनिमल के लिए, उन्होंने अपना जो स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग टैलेंट दिखाया, चाहे वो आश्रम हो या फिर एनिमल हो, सलमान खान इज नोवेयर क्लोज टू इट। इनफैक्ट शाहरुख खान, जिन्होंने जवान और पठान में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपना स्क्रीन प्रेजेंस, जिस वजह से ऑडियंस ने एक बार दोबारा उनको एक्सेप्ट किया और हाथों हाथ इन फिल्मों को लिया, वही सलमान खान बेयर मिनिमम एफर्ट्स दिखाते हुए भी अपनी फिल्मों में अब नजर नहीं आते हैं। पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं 6000 बार। क्योंकि भाईजान को लगता है कि उन पांचों को, यानी भाईजान, शाहरुख, आमिर, अक्षय और अजय देवगन को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, तो फिर भाईजान मेहनत क्यों करेंगे? But the 5 of us are not going to give it up so easy. शाहरुख, आमिर, मी, अकी, अजय। और ऐसा नहीं कि भाईजान अपनी सच्चाई से वाकिफ नहीं है, भाईजान सब जानते हैं। तो आपको वो जो पिक्चर, एक सेंसिबल पिक्चर बनाकर जिसमें प्लॉट बहुत तगड़ा होना चाहिए, स्क्रीन प्ले बड़ा ही कमाल का होना चाहिए। भाई का ना थ्योरी एकदम मस्त है, बस प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाती है। कोई बड़ा बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर बना और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है। अब
भले ही सलमान खान इस चीज को बहुत ही कैजुअली ले रहे हों, लेकिन ये बहुत ही खुशकिस्मती है उनकी कि अभी 60 साल की उम्र में भी उनके फैंस, उनकी ऑडियंस उनको एज अ लीड रोल फिल्मी पर्दों पर देखना चाहती है। सलमान खान की फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की है। इतनी क्रेजी उनकी फैन फॉलोइंग है जो बड़े से बड़े मंझे हुए एक्टर्स का भी ये एक सपना होता है, इस तरीके की क्रेजी फैन फॉलोइंग की जो सलमान खान की है। और सलमान खान का ये डिसइंटरेस्ट, नो एफर्ट, नो हार्डवर्क वाला एटीट्यूड आज का नहीं है, ये पहले भी होता था, लेकिन पहले बस फर्क इतना था कि ये टीवीज और इंटरव्यूज तक ही दिखाई पड़ता था, लेकिन अब वो फिल्मी पर्दों पर भी दिखने लगा है। How will I survive in the house if I don't have to do these interviews? Jesus. आपको ऐसा कोई भी एडिक्शन है? इंटरव्यूज देने का मुझे बहुत शौक है। सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? आपका दिमाग। अब ये बात तो सही है कि सलमान खान की मूवीज जो है वो मास ऑडियंसेस के लिए बनती हैं, तो बहुत कमाल की एक्टिंग की तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं रहा है, लेकिन आज के समय में जो वो बेयर मिनिमम भी नहीं दे पा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऑडियंस बदल चुकी है। जहां एक तरफ RRR, पुष्पा, KGF जैसी मास ऑडियंस वाली फिल्मों में भी ऑडियंस देखती है कि एफर्ट्स किस तरीके से एक्टर्स, डायरेक्टर्स और स्टोरी में लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सारी मूवीज तो ओरिजिनली हिंदी में बनी भी नहीं है, और उनके जो एक्टर्स हैं इससे पहले बॉलीवुड फिल्में देखने वाले लोग पहचानते भी नहीं थे, लेकिन अब इन मूवीज का ही बोलबाला है। वहीं एक तरफ सलमान खान है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती खींचकर सेट पर लाकर खड़ा कर दिया और उनसे कहा है कि अब एक्टिंग करिए, और एकदम बेमन से कैमरे के सामने कुछ भी करे जा रहे हैं। अब बाहर से भले ही लग रहा हो कि 2 साल के एक लंबे गैप के बाद भाईजान सिकंदर लेकर अपने ऑडियंस के सामने आए हैं, लेकिन अगर सिकंदर का टाइमलाइन देखे तो साफ साफ लगता है कि बहुत ही हड़बड़ी में, जल्दबाजी में इस मूवी को समहाउ बनाकर ऑडियंस के सामने पेश कर दिया गया है। सिकंदर के अगर रिव्यूज को हम देखें तो ज्यादातर रिव्यूज का और ऑडियंसेस का यही कहना है कि इस फिल्म में ना कोई स्टोरी दिखती है और ना ही कोई सीन्स के बीच में कनेक्शन दिखता है। ऐसा लगता है कि बस मूवी कुछ है, लोग स्टोरी तक नहीं समझ पा रहे हैं। बट जो फैक्ट है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि स्टोरी नहीं है। कहानी नहीं है, कहानी ही नहीं है भाई, कहानी नहीं है। और इसका रीजन है क्योंकि इस मूवी को वाकई में जल्दबाजी में बनाए गए हैं। और अगर सिकंदर की मेकिंग का टाइमलाइन अगर देखें तो इसके पीछे का रीजन भी साफ साफ पता चल जाता है। ज्यादातर मूवीज का टीजर 1-2 साल पहले ही रिलीज हो जाता है, वहीं सिकंदर का टीजर अभी 3 महीने पहले ही रिलीज हुआ है। और सिर्फ टीजर छोड़िए, ट्रेलर, मूवी रिलीज होनी थी 30 मार्च को, वहीं पर ट्रेलर रिलीज हुआ है 23 मार्च को, यानी मूवी रिलीज होने के बस एक ही हफ्ते पहले। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट इस मूवी को खत्म जल्दीबाजी में रैप अप किया गया 15 मार्च को, यानी 15 मार्च को मूवी रैप अप हुई, जो उसका आखिरी शॉट है वो खत्म हुआ, और उसके बाद प्रोडक्शन टेबल में वो जब मूवी गई तो उसके पास रिलीज से पहले सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम का टाइम था। अब इतने कम टाइम में अगर किसी मूवी को एडिट किया जाए तो डेफिनेटली एंड रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा, और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। सलमान खान पहले जाने जाते थे अपने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए। उनके डांस स्टेप्स, चाहे वो जितने भी उल जुलूल स्टेप्स क्यों ना हो, उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस करने में जो एक मस्ती होती थी, ऑडियंस उसे एंजॉय किया करती थी। लेकिन अब चाहे वो उनके एक्सप्रेशंस हो या फिर उनके डांस स्टेप्स, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो एकदम थके हुए से हैं, वो डांस करना नहीं चाहते, वो एक्सप्रेशन देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोई उन्हें ज़बरदस्ती कैमरे के सामने खड़ा करके कह रहा है कि बस कर दो, ईद सामने है, बस कर दो। ऑडियंस तो आ ही जाएगी, 200 करोड़ तो बन ही जाएंगे। 200 बहुत पहले की बात थी। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन भाईजान को सच का आईना दिखाए तो भला दिखाए कौन? भाईजान से हर कोई डरता जो है। और एक बहुत बड़ा रीजन है सलमान खान के डामाडोल होते हुए करियर के पीछे। अब एक बंदा इंडस्ट्री में भाईजान के खिलाफ जाने की एक बार हिमाकत कर चुका है, और उसका भाईजान ने क्या हर्ष किया ये हर कोई जानता है। और अब तो भाईजान से हर कोई इस तरह से डरता है, प्यार करता है कि वो जो कहते हैं वही होता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। इन स्टार्स का ऑरा इतना बड़ा होता है कि अगर वो खुद को कॉन्शियसली ग्राउंडेड ना रखे तो इनके आसपास के लोग इनके चमचे या यस मैन बनकर ही रह जाते हैं। मेरा बेटा उससे बेटर हो, और ये फीलिंग आपको किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती। ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, इतने प्रॉब्लम क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। सोशल मीडिया नहीं। फिर चाहे वो इनके दोस्त हो, इनके को एक्टर्स हो, इनके डायरेक्टर्स हो, और इवन इनके सिंगर्स हो। खान परिवार ने मेरी पहचान बनाई। आई एम रियली ग्रेटफुल टू सलीम अंकल, सलमान भाई, सुपरस्टार प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री। अब ऐसे में होता ये है ना कि इनकी गलती दिखती सबको है, लेकिन इनको आखिर बताए तो बताए कौन? और ऐसे में हर कोई वाह भाई क्या बात है भाई, बस यही कहते हुए रह जाते हैं। और अपने भाईजान को तो वैसे भी लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भाईजान दिल में आते हैं, समझ में नहीं।
वहां एक के पीछे तो आज तक हाथ धोकर पड़े हैं। बंदे ने कान पकड़कर माफी भी मांग ली लेकिन आज तक माफ नहीं किया। वहीं दूसरे को खुद रोक कर गले मिलते हैं, तारीफें करते हैं। अभिषेक इज अ ग्रेट गाय। जहां एक अगर फिल्म के सीन में चेंजेस लाए तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सलमान ओवरहर्ड है, उसने बुलाया उसको, उसने वापस नहीं जाना उनके पास, वो जो कर रहे हैं ना वही ध्यान रखो। वहीं दूसरा अगर उन्हें कुछ चेंज करने के लिए कहे तो उसे फिल्म से ही निकाल देते हैं। तेरे नाम में करने वाला था और मैंने उनको बाल उगाने को कहा, वो नाराज हो गए और प्रोड्यूसर ने मुझे निकाल दिया। जहां एक तरफ नेजल सिंगर की तारीफें कर कर वाहवाही करते हैं, Himesh as a music director is one of the finest we have. And I knew that Himesh had this stuff, so I called him up. वहीं दूसरी तरफ लेजेंड को एवरेज बता रहे हैं। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं। तो कईयों के तो गाने छीन कर खुद ही गा देते हैं। बड़ा फेमस एक्टर है। आपका यार वो कौन सा गाना है यार आपका, वो अभी मुझ में गई, कहता हाँ सर मैं वो गाऊंगा। मैंने बोला इस जन्म में नहीं होगा। सलमान भाई ने प्रूव कर दिया है कि भाई एक्टर्स गाते हैं तो सक्सेसफुली गा सकते हैं। आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। अब ऐसे में होता ये है ना कि आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं ना, वो आपसे सच्चाई कहने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कब किसकी वाट लग जाए। कोई इनके खिलाफ कुछ कहे तो उसे फिल्म से हटा देंगे, अगर कोई इनसे बेटर परफॉर्म कर दे उसे भी फिल्म से हटा देंगे। और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया, उन्होंने वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, हाँ वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। तो वो चलती फिल्म वहाँ पे ठहरा दी गई, रोक दी गई और बंद कर दी गई। और इस वजह से भाई के डर से उनसे कोई कुछ कहता ही नहीं है और इस वजह से भाईजान रियलिटी से दूर अपनी ही खुशफहमी में जीते चले जा रहे हैं। बिकॉज डेलुलु इज द सोलुलु। कभी अपनी फिल्मों में अपने बेरोजगार दोस्तों को काम देते हुए नजर आते हैं तो कभी भाईजान अपने उन बेरोजगार दोस्तों के बच्चों को फिल्मों में लॉन्च करते हुए नजर आते हैं और अपने साथ अपने को एक्टर्स और डायरेक्टर्स इसी तरह के लेते हैं जो ज्यादा चू चपड़ ना करे और अपनी हद में रहें। बेसिकली सर 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 कहें और थोड़ा दबे रहें। सिकंदर इज ऑलरेडी आई डन सर, सो सिकंदर इज। अब जब भी कोई क्रिएटिव काम करता है तो क्रिएटिव डिफरेंसेस होना एक आम बात होता है और ये एक हेल्दी भी है। अलग अलग लोग अपने पर्सपेक्टिव एक काम को लेकर देते हैं और इससे जो है काम और निखर कर आता है। लेकिन भाईजान को ज्यादा चूचपड़ पसंद नहीं है, वो ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। और इस तरह से होता ये है कि सेट में कोई क्रिएटिव क्लैशेस ही नहीं होते हैं और एक ही आदमी की सत्ता चलती है। और इससे होता ये है कि सेट में एक फन का एटमोस्फेयर तो बन जाता है लेकिन इसे एंड प्रोडक्ट जो है ना उसकी वाट लग जाती है। With Salman sir, I think is so much fun. अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिल्म्स आर अ डायरेक्टर्स मीडियम। अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो वो बुरे से बुरे एक्टर से भी काम निकलवा सकता है और फिल्म को निखार सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन स्टार्स की जो मैग्नानिमस ऑरा होती है ना उसके सामने कई डायरेक्टर्स जो है ना वो एकदम फीके पड़ जाते हैं, वो एकदम कमजोर हो जाते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं और उनके एक यस मैन बनकर ही रह जाते हैं। उनके हाँ में हाँ मिलाना, जैसे वो कहे वैसे करना, उनकी तारीफें करना। मैं इनके पीछे डांस किया और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे इस स्टेज पे इन सबके साथ बैठा हूँ, इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए उतनी बड़ी बात है। वो उनको ये नहीं कह पाते कि नहीं ये चीज आपने सही नहीं की और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक मैं आपसे ये काम लेता रहूंगा, टेक पर टेक करवाता रहूंगा। अब अच्छे डायरेक्टर्स की बात करें तो कुछ लड़कर स्टार्टिंग में ही सलमान से अलग हो जाते हैं, तो कुछ पहले तो डिप्लोमेटिकली उनसे काम निकलवा लेते हैं लेकिन आगे चलकर उनके साथ भी उनका फॉल आउट हो जाता है। इसलिए जब सलमान खान को बजरंगी भाईजान में कबीर खान के साथ टीम अप हुए थे वो तो एक अमेजिंग सी फिल्म बनकर आई थी। और बजरंगी भाईजान की अपार सफलता के बाद जब कबीर खान एक बार दोबारा ट्यूबलाइट में सलमान खान के साथ टीम अप हुए तो वहां पर भी सेट पर इन दोनों के बहुत सारे क्रिएटिव क्लैशेस और डिफरेंसेस होने लगे और इसके बाद कबीर खान और सलमान खान के बीच में फॉल आउट हो गया। कुछ ऐसा देखने को मिला था अली अब्बास जफर के साथ भी, जब सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी मूवीज में वो सलमान खान के चार्म, उनके मैग्नानिमस पर्सोना को ऑन स्क्रीन दिखा पाए थे और काफी हद तक जस्टिस भी कर पाए थे। लेकिन फिर उनके साथ भी इनकी बहुत दिनों तक नहीं पटरी खाई। फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान अली अब्बास जफर के साथ सलमान खान के काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारे क्रिएटिव क्लैशेस हुए जिस वजह से इनका भी फॉल आउट हो गया। सलमान खान के इसी एटीट्यूड की वजह से धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से भी लास्ट ईयर उन्हें ऑप्ट आउट करना पड़ा और एटली की फिल्म भी बीच में ही रुक गई है। हालांकि इसके अलग अलग रीजंस दिए गए लेकिन हर कोई दबे शब्दों में यही कह रहा है कि कोई भी सलमान खान के आगे दब कर अब काम नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे फिल्म की क्रिएटिविटी और आउटपुट पर बहुत ज्यादा असर दिखता है। वहीं कुछ इनके सामने दब जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन एंड में एक ऐसी फिल्म बन के आती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी हो 100-200 करोड़ तो पार करा ही देंगे अपने भाईजान। तो फिर एक्टिंग और मेहनत करने की किसे क्या जरूरत।
मतलब अमिताभ बच्चन जो 82 इयर्स के हैं वो तो ऐसे ही लगे हुए हैं, उन्हें किसी को कहीं भी कुछ भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 3 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती है। लेकिन फिर भी अगर 82 इयर्स की एज में अमिताभ बच्चन को जिस तरीके से वो अपना हार्डवर्क करते हुए दिखते हैं हर एक फिल्म में, जिस तरीके का डेडिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए है, उनके क्राफ्ट के प्रति उनका प्यार। और ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि अगर साउथ की इंडस्ट्री में भी देखें तो रजनीकांत, ममूथी, मोहनलाल जैसे इतने सीनियर एक्टर्स आज भी उनके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, अपनी अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्हें किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी वो अपने क्राफ्ट को लेकर उन्हें इतना प्यार है कि उनके काम में, उनके शिद्दत में, उनके हार्डवर्क में वो साफ साफ झलक आता है। एंड दीज एक्टर्स आर मच ओल्डर देन सलमान खान। लेकिन भाईजान को हार्डवर्क करने की क्या जरूरत है, उनकी फिल्में तो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। और हाँ, भाईजान को कुछ नहीं कहने का, क्योंकि भाईजान को क्रिटिसिज्म एकदम पसंद नहीं है। रेस के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने जब सलमान खान से पूछा कि ट्यूबलाइट जो थी वो इतनी बड़ी डिजास्टर थी, क्या उसके बाद वो उसका सीक्वल बनाएंगे, तो सलमान खान ने ट्यूबलाइट को डिजास्टर मानने से इनकार कर दिया। There are 100 crore plus films are considered disasters of mine. Thank you so much, madam. क्योंकि सलमान खान का कहना है कि ये फिल्म तो आराम से 100-200 करोड़ के ऊपर गई थी, तो फिर इसे डिजास्टर कैसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई मूवी 100-200 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो फिर वो खराब मूवी कैसे हुई, वो फ्लॉप फिल्म कैसे हुई, फिल्म तो सुपरहिट होगी। और जैसे कि सलमान खान ने कहा तो डेफिनेटली बात तो सही है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई। और यही हुआ था जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फिल्म्स जैसे हीरोपंती और लुका छुपी को फ्लॉप मूवी कहा था, तो बहुत सारे लोग मुझसे लड़ने आ गए थे, मुझे गालियां देने लगे थे कि कैसे इस फिल्म को आप कह सकते हो कि वो फ्लॉप है, वो तो हिट मूवी है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, बताती हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। और चाहो तो मेरी नहीं, लेकिन एक सेंसिबल बंदा है इस इंडस्ट्री में, उसकी बात ज़रूर सुनो। ये रहा। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे। यानी OTT और सैटेलाइट राइट्स, यानी आपके घर का टेलीविजन, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। और इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए 100-200 करोड़ कमाना इज वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही आसान है। आप पैसे दे चुके हैं, एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके हैं, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं। सबके पास टीवी है, मोबाइल फोन्स है, और बहुत सारे लोगों ने तो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा होगा, और वो भी पूरे साल का। अब ये स्टार्स चाहे घटिया मूवी बनाए, घटिया स्टोरी लिखे और घटिया एक्टिंग करे, उनके पैसे तो कहीं नहीं गए, उनके पैसे तो बनने ही बनने हैं। फिर भला वो मेहनत क्यों करेंगे? और जब आप इनसे कहेंगे कि इनकी मूवी घटिया थी, फ्लॉप थी, तो वो इस मूवी की इनकम को दिखा कर ही आपको बता देंगे कि देखिए हमारी मूवी ने तो 100-200 करोड़ कमाए हैं, तो फ्लॉप कहाँ से हुई। और इसी 200 करोड़ की कमाई को दिखा कर ही फिर उस घटिया मूवी का सीक्वल भी बना देंगे और फिर उसे भी हिट बना देंगे। और फिर मुझ जैसा यूट्यूबर जब इन मूवीज को फ्लॉप बताएगा तो आप इन्हीं कमाई का हवाला देकर इन्हें हिट बताकर मुझे गालियां देंगे, क्योंकि इनकी फिल्में बनाने का जो तरीका होता है ना, वो सिर्फ नफा और नुकसान इन दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है। एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना, ये सब इनके अंदर है ही नहीं। इनफैक्ट फॉरेन की जो फिल्में हैं, चाहे वो कोरियन फिल्में हो या फिर विदेश की जितनी भी फिल्में हैं ना, उनमें राइटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है राइटर्स जो है हमेशा अंडर पेड होते हैं, और जब कहानी और स्क्रीन प्ले ही किसी का वीक होगा तो आगे चलकर क्या ही मूवी बनेगी। और ये जितनी भी फॉर्मूला फिल्में हैं ना, इनका फॉर्मूला सिंपल है कि एक बड़ा सा स्टार ले लो जहाँ 50% ऑफ द बजट उसी स्टार की फीस में चला जाता है, और फिर उसके बाद उसे कॉम्पनसेट करने के लिए किसी न्यू कमर एक्ट्रेस को ले लो जो कम पैसे में काम कर ले। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इससे क्वालिटी पे असर हो, और बाकी जितनी भी कास्ट है ना, वो छोटे मोटे एक्टर्स को लेकर कर दो ताकि बजट पर कोई असर ना पड़े। और उसके बाद फिल्म की बजट को बढ़ा चढ़ा कर मीडिया में बताओ ताकि फिल्म के अराउंड एक हाइप क्रिएट हो। और जैसे ही फिल्म बनकर तैयार हो जाती है तो बॉक्स ऑफिस पर पहुंचते ही उसके फिगर्स को मैनिपुलेट करके बढ़ा चढ़ा कर ओपनिंग फिगर्स दिखाओ और ऑडियंस को बेवकूफ बनाओ और मूवी को हिट बताकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को थिएटर्स तक पहुंचाओ। और यही हुआ था आलिया भट्ट के जिगरा के रिलीज के टाइम भी, जब बॉक्स ऑफिस के फिगर्स को बढ़ा चढ़ा कर मैनिपुलेट करके बताया गया था, और करण जौहर ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि इस तरीके का जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस को लेकर जो मैनिपुलेशन होता है, ये बहुत ही आम बात है। ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन बस
फर्क ये है कि अब ऑडियंस इसके बारे में जानने लगी है। और ये चीज सिर्फ बिग बजट फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो स्मॉल बजट फिल्में बनती है ना, ये नेपो किड्स को लेकर, इनमें भी यही फंडा चलता है। बताते हैं कैसे। तो अब स्मॉल बजट फिल्म्स की जो खासियत होती है ना, वो न्यू कमर्स को लेकर बनाई जाती है। इसमें ज्यादातर नेपो किड्स नजर आते हैं, या फिर अगर कोई भी है तो स्मॉल टाइम एक्टर्स जो बहुत कम रेट में जिनको लिया जा सकता है, ऐसे लोगों को लेकर ये फिल्में बनती हैं। तो फिल्म का बजट ऑलरेडी कम होता है। इससे होता ये है कि फिल्म स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल हो जाती है। अब भले ये नेपो किड्स अच्छे एक्टर्स हो या ना हो, इनकी मूवीज चले या ना चले, लेकिन इनके अराउंड हमेशा एक बज रहता है, हमेशा एक हाइप क्रिएटेड रहता है और हमेशा से न्यूज़ में रहते हैं। हर वक्त इनके अराउंड कुछ ना कुछ चलता रहता है, भले ये ट्रोल होते रहे हों या इनके मीम्स बनते रहे हों। तो इस वजह से इन स्मॉल बजट फिल्मों को भी काफ़ी फुटेज मिलता है। तो इसी वजह से इन स्मॉल बजट फिल्मों में भी नेपो किड्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय किसी फ्रेश फेस या किसी आउटसाइडर के। और इसके बाद इन फिल्मों को OTT में रिलीज़ किया जाता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में रिलीज़ किया जाता है। मूवी से अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया जाता है और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार इनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स और जितने भी शोज और इवेंट्स करते हैं उसका भी कट इन प्रोडक्शन हाउसेस को मिलता है। क्योंकि भैया आप टैलेंटेड नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम आपको ब्रेक दे रहे हैं और बार बार काम दे रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, नेपोटिज्म के पोस्टर बॉय बन रहे हैं, कुछ तो फायदा हमें भी होना चाहिए, क्यों? तो हर कोई यहाँ पे बिजनेस और पैसा कमा रहा है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। अगर कोई अब नेपो किड को भी कास्ट कर रहा है तो वो अपने मुनाफे के लिए ही कर रहा है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी से दोस्ती नहीं निभा रहा है, ये फैक्ट है। तो फैन से किसी को मतलब नहीं है, क्रिएटिविटी से किसी को मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। और जब 100-200 करोड़ ऐसे ही बन जाए बिना किसी मेहनत के, पिक्चर अच्छी हो बुरी हो, तो बंदा मेहनत क्यों करेगा, है ना? और भाई भी इसी तरह से अपने फिल्मों के बजट को 200-300 तक पहुंचाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी भी भाई के कुछ जबरे फैन उनके इस नो इंटरेस्ट, नो हार्डवर्क, नो इम्प्रूवमेंट, लेड बैक एटीट्यूड को सपोर्ट करते हुए कहेंगे oh my God, कि भाई की उम्र हो गई है, भाई की तबीयत ठीक नहीं है, पता है उनके ऊपर कितना स्ट्रेस है, धमकियां मिल रही है उनको। तू कौन होती है कहने वाली है? तो भैया किसी डॉक्टर ने कहा है क्या फिल्में बनाने को? रेस्ट ले लेना। अगर उम्र हो रही है तो थोड़ी स्लो डाउन कर ले, थोड़ा कम काम करे, थोड़ा ब्रेक ले ले और कुछ समय बाद रिजुविनेट होकर वापस काम पर आए। 2 साल तक तो वैसे भी कोई फिल्म नहीं लेकर आए थे, तो कुछ हो गया था क्या दुनिया को? दुनिया रुक गई थी क्या? लेकिन ना, भाई इज ओवर कॉन्फिडेंट। उनके हिसाब से काम करते रहना चाहिए। You're happy, you should work. You're sad, you should work. You're broken up, you should work. You got together, you should work. You're depressed, you should definitely work. यानी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये वाले नहीं। लेकिन अभी भी भाई के फैंस इसी उम्मीद में कि शायद इस बार भाई कुछ कमाल कर जाए, इसी उम्मीद में थिएटर जाते रहेंगे और निराश होकर वापस आते रहेंगे और भाई के जेब में 100-200 करोड़ बनते रहेंगे। अब 90s में अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक के बाद एक उनकी फिल्में सारी पिटती चली जा रही थी। उस वक्त उन्होंने ब्रेक लिया, खुद को एक बार री इवेल्युएट किया और इस बार दोबारा जब कमबैक किया, ही केम विद अ बैंग। अब ये जरूरी नहीं है कि 30 साल से अगर कोई चीज चल रही है तो वो आगे के 30 साल भी चले, और वक्त के साथ खुद को बदलना और खुद को बदलते हुए एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर ऑडियंसेस ने थिएटर की कुर्सी छोड़ी तो भाई का ऑल्टरनेट करियर प्लान भी रेडी है। भाई ने खुद ही कहा है, इतनी पॉपुलैरिटी तो है, PM CM का पता नहीं, MLA MP तो बन ही जाऊंगा। तो ईद के चांद की तरह भाई का कॉन्फिडेंस भी ओवर द मून है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ कि अगले ईद भाईजान शायद थोड़ा जमीन पर वापस आ जाएं और एक बार फिर से बजरंगी भाईजान और चुलबुल पांडे जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स अपने फैंस के लिए लेकर आए। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और जितनी भी मन की भावनाएं हैं अच्छी बुरी उन्हें व्यक्त करने के लिए मिलते हैं कॉमेंट बॉक्स में। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।